Yes. Hello everyone. Good evening. Yes, Mehrav, Naveen, Harpreet. Yes, Baljo. Good evening. सो फाइनली आज हम क्वांट का टॉपिक कर रहे हैं. ठीक है. टॉपिक नेम इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. बाकी क्वांट में हमने सिंप्लीफिकेशन किया था. स्क्वायर रूट सर्ट्स के कुछ क्वेश्चन किए थे और हमने एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी किया था. ठीक है. चलो, नंबर सीरीज बैंक में क्वांट में आती है और बाकी एग्जाम्स में रीजनिंग में आती है नंबर सीरीज. ठीक है. चलो, रेशियो स्टार्ट करते हैं. आप मुझे बताइए, आप रेशियो से क्या समझते हैं? रेशियो क्या है? व्हाट इज रेशियो? क्यों आई लाइफ में? किसके लिए यूज होती है रेशियो? यस, कोई आइडिया? रेशियो क्या है? क्या यूज है रेशियो का? देखो, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी कहते हैं कि जैसे मान लो मैंने कहा, हरप्रीत, आ, मेरे पास तुमसे मान लो डबल पैसा है. ठीक है. अगर मैंने ऐसे कह दी कि हरप्रीत, मेरे पास तुम्हारे से डबल पैसा है, तो डबल तो कितना भी हो सकता है. डिपेंड करेगा, मेरा पैसा डिपेंड करेगा तुम्हारे पैसे पे. जितना तुम्हारे पास होगा उससे डबल मेरे पास होगा. ठीक है. सो इसमें मैं कह सकता हूँ कि हम पैसों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और ये रेशियो तो बन रहा है. रेशियो तो बना 2:1. ठीक है. आपके पास अगर 2 रुपीज है तो उसके कंपेरेटिवली मेरे पास 1 रुपीज. सॉरी, आपके पास अगर 1 हुए तो मेरे पास 2 होंगे, है ना. मेरे पास डबल पैसा था आपसे. ठीक है. सो रेशियो बना 2:1. अब देखो, सो रेशियो क्या है? रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन बिटवीन टू एंड मोर देन एंटिटीज कह सकते हैं या क्वांटिटीज कह सकते हैं, या मतलब चीजों के बीच में रिलेशन या कंपैरिजन. ठीक है. सो रेशियो इज कंपैरिजन. एक बात तो ये होगी कि रेशियो हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए. ठीक है. रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. ठीक है. और बताएंगे और क्या हो सकता है रेशियो? ठीक है. रेशियो एक सैंपल भी है. रेशियो इज सैंपल वैल्यू. सैंपल वैल्यू. जैसे मैंने कहा, मेरे पास हर चीज से डबल पैसा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2:1. 2:1. तो ये सैंपल ही तो हुआ. सैंपल कितने? अगर टोटल 3 रुपीज होते, सो आउट ऑफ 3 मेरे पास 2 होते और हरप्रीत के पास 1 होते आउट ऑफ 3. ठीक है. बताओ, ये क्या, ये आपको चीज समझ आई? सैंपल है. रेशियो क्या है? सैंपल. ठीक है जी. ओके. चलिए, अगर ये सैंपल है, मैंने कहा मैंने कहा मुझे 50 रुपीज डिवाइड करने हैं. डिवाइड 50 रुपीज बिटवीन ए एंड बी. बट इस तरह से डिवाइड करने सो दैट मुझे डबल मिले बी से, या ए को डबल मिले बी से. तो बताइए, ए को, अच्छा डबल नहीं बनेगा, इसमें डबल नहीं बनेगा. 2:, अच्छा यहाँ पे ऐसा करो, 50 की जगह 60 कर लो. 50 की जगह 60 कर लो. डिवाइड 60 रुपीज बिटवीन ए एंड बी, है ना. सो दैट ए को डबल पैसा मिले बी से. तो बताओ, ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा? बताइए इसमें से ए को कितना पैसा मिलेगा और बी. 40-20. ठीक है. चलिए, अब देखो, अगर आपने एक्स मेथड से करना होता तो आप कहते सर, ए को मिला है 2x रुपीज, बी को मान लो मिला x रुपीज,
और दोनों का सम कर दूं तो टोटल तो 3x होना चाहिए, टोटल तो 3x रुपीज होने चाहिए, जो कि हमें दिए हैं 60, सो 3x इक्वल टू 60, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। और ये x क्या है, इस रेशियो का मल्टीपल है, x क्या था, रेशियो का मल्टीपल। सो 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20। सो इसको कितने मिलेंगे, 20 इंटू 2 40 एंड x मीन्स 20। अब मैंने कहा हमें ना आदत पड़ गई है x लगाने की, हमें आदत पड़ चुकी है x लगाने की। मैंने यहाँ पे मल्टीपल x लिया है, क्यों लिया मल्टीपल, क्यों ना वो मल्टीपल मैं है ना 1 ही मान लेता, क्यों ना मैं जो मल्टीपल है x क्यों ले रहा हूँ 1 ही मान लेता, है ना, 2 इंटू 1 1 इंटू 1। तो देखो शॉर्टकट क्या है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है शॉर्टकट में भी, है ना। हम क्या कहते हैं, वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि सैंपल 3 रुपीज का था, सैंपल कितने का था, 3 रुपीज का। सो आउट ऑफ 3 ए को 2 मिलने चाहिए, बी को 1 मिलना चाहिए, यह है सैंपल। मैंने देखा सैंपल का कितना टाइम, सैंपल का कितना टाइम एक्चुअल मनी है जो कि डिवाइड करना है, बताइए सैंपल का कितना टाइम एक्चुअल मनी है, 20 टाइम, 20 टाइम। तो वो 20 टाइम कैसे आया, 1 की वैल्यू तो आई, अगर मुझे 1 की वैल्यू बतानी, मैं कहूँ कि 3 कोई वैल्यू है वो 60 के बराबर है, तो 1 यूनिटरी मेथड से 1 कितने के बराबर होगी, 20, मीन्स 3 का 20 टाइम करेंगे तो 60 आएगा। अगर मैंने सैंपल को 20 टाइम किया, सो रेशियो को भी 20 टाइम करना पड़ेगा, रेशियो को भी 20 टाइम, मैंने क्या कहा, सैंपल को अगर 20 टाइम किया तो इस पूरी रेशो को भी 20 टाइम करना पड़ेगा, ये 40 एंड 20, एक तरीका तो ये हो गया, है ना, एक तरीका ये हो गया। बट मैंने कहा कई बार मल्टीपल जो है ना एग्जैक्ट नहीं मिल जाता, हाँ मल्टीपल जो है एक बार कई बार नहीं मिलता एग्जैक्ट, तो आप क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सैंपल कितना है 3, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो 3 इक्वल टू 60, सो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। So 20 into 2 40 and 1 into 20 20, ये वैल्यूज, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, जो अभी ज्वाइन किए मैं बता देता हूँ, हमने देखा रेशियो होता क्या है, रेशियो, रेशियो कंपैरिजन है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, या तो कंपैरिजन है या फिर हम उसको कहते हैं सैंपल वैल्यू है, बड़े, है ना, बड़े डेटा का स्मॉल वर्जन, बड़े डेटा का स्मॉल वर्जन है, स्मॉल साइज है, सैंपल साइज, सैंपल साइज उसे कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, उसके जैसा ही क्वेश्चन और लेता हूँ, वहीं से आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। लेट्स से 2000 डिवाइड करना था, डिवाइड रुपीज 2000 अमंग ए बी सी, ए बी और सी में डिवाइड करना था अमंग ए बी सी, सच दैट देयर शेयर आर इन द रेशियो 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। मैंने कहा 2000 रुपीज डिवाइड करने थे ए बी और सी में, सो दैट इनके शेयर का जो रेशियो है 2:3:5 होना चाहिए। और मैंने क्या कहा, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब सैंपल साइज, कि अगर टोटल टोटल कर दूं 2 + 3 + 5, तो मैंने देखा है सैंपल कितने का है, सैंपल कितने रुपीज का है बताओ, 2:3:5, मैंने क्या कहा, रेशियो सैंपल है, बताइए जल्दी से कितने रुपीज का सैंपल था टोटल, 10 रुपीज। 9 कैसे होगा, 5 + 3 + 2 10 होगा ना हर पे, ठीक है, ठीक है, ओके। सो 10 रुपीज का सैंपल है, मैंने देखा सैंपल में वो 10 है, जिसको आप 10x कहते हैं, जिसको आप 10x कहते हैं x मेथड से, इसको आप 2x मान लेते थे कि 2x a को मनी मिला है, 3x b को मिला है, 5x c को मिला है, तो आप कहते थे 10x टोटल हो गया, जो कि एक्चुअल में 2000 है, जो कि एक्चुअल में 2000 है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200, और सबका शेयर निकालना हो तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू जो कि हुआ 400, 3 × x मीन्स 3 × 200, 3 × 200 600, 5x का मतलब 5 × 200, वैल्यू आई 1000,
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया एक्स लगा के। एक्स लगा के मैंने कहा एक्स लगाना ही क्यों है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऑरली करने। वैसे इस क्वेश्चन में तो एक्स लगा भी सकते थे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो मैंने कहा एक्स लगाना ही क्यों है। आपने करना कुछ नहीं है, जो भी सैंपल का सम था, सैंपल का सम कितना था 10, सैंपल का सम अगर 10 है, हम ये देख लेंगे ये सैंपल का कितना टाइम एक्चुअल वैल्यू है, सैंपल का कितना टाइम एक्चुअल वैल्यू है। सैंपल में 10 रुपीज डिवाइड कर रहे हैं, जो कि 235 में डिवाइड हो गए। एक्चुअल में 2000 हम डिवाइड कर रहे थे, तो मैंने देखा है कितना टाइम में, कितना टाइम कैसे निकालेंगे, वन की वैल्यू निकाल के। ठीक है, सो वन की वैल्यू निकालेंगे, और वन की वैल्यू कितनी आ गई 200। इट मीन्स 10 को 200 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2000 मिलेगा। तो इतना ज़्यादा अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं सोचना, आपने सीधा वन की वैल्यू निकालनी है, सीधा वन की वैल्यू। और वन का मतलब होगा ये एक्स की वैल्यू ही है, मतलब इस रेशियो का मल्टीपल आ गया। ठीक है, सो अगर वन की वैल्यू 200 है, सो टू की कितनी होगी। जैसे एक टॉफी, जैसे मान लो कोई एक चीज 200 की है, दो कितने की आएंगी, 2 इंटू 200, 2 इंटू 200 आंसर बनेगा 400। सो तीन चीजें। ठीक है, एक अगर 200 की तो तीन कितने होंगी, 3 इंटू 200, यूनिटरी मेथड 600। सो 5 इंटू 200, 1000। बताओ क्या ये क्लियर हुआ, यस नवीन जो लेट आए थे, बाकियों को भी क्लियर हुआ। ठीक है, डन, ओके। चलिए, अब मान लो मैं क्वेश्चन में क्या करता, मैं आपसे पूछ लेता, मैं आपसे पूछ लेता, बताइए कितना मनी डिवाइड किया, कितना टोटल मनी था, कितना कितना टोटल मनी था जो डिवाइड हुआ है। अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि बी के पास, मैं आपको ये बता दूं कि बी के पास जो बी का शेयर है, जो बी का शेयर है वो 1200 है। कितना है, 1200। बी का शेयर है ₹1200। तो क्या यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं टोटल मनी कितना डिवाइड हुआ है। क्या ये चीज आप मुझे बता सकते हैं, कोशिश करेंगे। हम्म, बताइए कितना होगा। 4000। चलिए देखो, मैंने देखा टू का मतलब क्या था, 2x। अगर आपको एक्स मेथड से करना हो स्टार्टिंग में क्लैरिटी के लिए, तो मैंने देखा था अगर ए को 2x मनी मिलता तो बी को 3x मिलता और सी को 5x मिलता। अब यहाँ पे सम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सम करके 10x मिलेगा, उससे मैं क्या करूँगा। मुझे दिया बी का शेयर, मुझे गिवन है बी का शेयर। मैंने देखा बी का शेयर एक्स में कितना है, रेशियो में कितना है, 3x है। और ये किसके बराबर होगा, बी का शेयर था 3x और एक्चुअल में 1200 है, 3x इक्वल टू 1200। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 400, 400। ठीक है, ओके जी। अब मुझसे पूछा है टोटल कितना मनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस सबको ऐड कर दूंगा, 2x 3x 5x, 2x 3x 5x, तो ये कितना है 10x। तो टोटल 10x होता, टोटल कितना होता 10x। तो 10x की वैल्यू निकाल दूंगा, 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 400, तो आंसर आया 4000। अब आप समझ ही होंगे कि x का कोई गेम है ही नहीं, यहाँ पे x लिखने की नीड ही नहीं है, x फालतू में लिख रहे हैं हम। x का मतलब है वो रेशियो का मल्टीपल निकालना, तो बिना x निकाले भी हम मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना x लिखे भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैंने देखा कि b का शेयर इतना है, सैंपल में कितना है 3, सैंपल में कितना है 3। सो सैंपल वैल्यू को आपने हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करना है, कि सैंपल में बी को 3 मिला है, एक्चुअल में 1200 मिला है, कि हमारा जो 3 है ना वो 1200 के बराबर है, ये समझ लेना आपने, कि हमारा जो 3 है वो एक्चुअल में 1200 के बराबर है। सो वन कितने के बराबर होगा, वन होगा 400 के बराबर। वन किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। सो
टोटल फाइंड करना था तो टोटल की वैल्यू कितनी थी, 2 + 3 + 5 10 थी। टोटल सैंपल वैल्यू कितनी थी, 10 थी। अच्छा, 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 × 400, आंसर 4000। ये जो 1 वाली गेम है ये आप एक एग्जांपल से समझें कि हम 1 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। 1 वैसे x की वैल्यू है, यानी कि इस रेशो का मल्टीपल ही है। ये 1 वाला गेम आप बड़े अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ठीक है, 1 की गेम समझेंगे। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल। क्या आपने फिजिकल मैप कभी देखा है? क्या आपने फिजिकल मैप कभी देखा है? ओके, यस। ठीक है, फिजिकल मैप आपने सबने देखा है। तो अगर आपने फिजिकल मैप देखा है, वर्ल्ड एंड इंडिया बोथ, अच्छा दोनों ही देखे आपने, अच्छी बात है। इंडिया में, इंडिया की बात कर लें तो जब भी आपने वो मैप देखा होगा, मुझे बताओ, जो भी मैप है ऐसे करके इंडिया का, है ना, ऐसे करके, ऐसे इंडिया का मैप है ना, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है पर कुछ ऐसे करके ही है ना, इंडिया का मैप। तो जो भी इंडिया का मैप है, आपने देखा होगा मैप में यहाँ पे साइड में कॉर्नर में एक स्केल दी होती है, देखना कभी, वो उस मैप की स्केल दी होती है कि हमने जो स्केल यूज किया है वो यहाँ दिया होता है। और हमेशा उस स्केल की वैल्यू लिखी होती है कि हमने इसमें जो भी, मान लो जो भी हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, वैसे तो इससे भी छोटा उसने, जितना बड़ा पेपर होगा उसके हिसाब से उसने वो स्केल लिया होगा। तो हो सकता है उसने लिखा हो कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है, ज्यादातर में दिया होता है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू उसने लिखा हो कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है एक्चुअल में 500 किलोमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 500। 500 में ज़्यादा, चलो 500 ले लो, 500 किलोमीटर के बराबर। क्या ये बात क्लियर हुई? वहाँ पे लिखा होता है ना, ये मैंने अपना सैंपल ले लिया, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 500 के बराबर। तो इसका यूज़ क्या होता था, जब ये गूगल मैप नहीं होते थे या जहाँ पे नेट नहीं चलता, तो जो ट्रैवलर होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, इस स्केल का यूज़ करते हैं। वो डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो, ठीक है, अब ये स्केल मैंने बड़ा ले लिया तो मुझे डिस्टेंस भी बड़ा लेना पड़ेगा। मान लो कोई पर्सन इस पॉइंट से, मान लो ये अपना शिमला है, शिमला से, है ना, शिमला से मान लो इसको गुजरात के आसपास जाना है ना, गुजरात के आसपास जाना है, ठीक है, गुजरात जाना है। तो वो क्या करेगा, वो इसको मैप में ही इसको मेजर करेगा, मैप में ही इसको मेजर करेगा। अब मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस तो पता नहीं है ना, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है कितना दूर है गुजरात, तो मैं एक, ठीक है, एक अजम्पशन ले लूंगा। ओके, हमने क्या किया, हमने क्या किया, शिमला और गुजरात ये वाला मापा हमने, बस हमने क्या किया, मैप उठाया और स्केल से नापा, और हमने देखा ये, मान लो, मान लो 2 सेंटीमीटर आ गया, मान लो ये 2 सेंटीमीटर आ गया, ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, हालांकि 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, है ना, ज़्यादा ही होगा उससे। तो हमने 2 सेंटीमीटर, हमने इसको मापा, ये 2 सेंटीमीटर आ रहा था, 2 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए, ये टोटल डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना डिस्टेंस होगा शिमला टू गुजरात, अगर मुझे पता चल जाए ये 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 500 है, जल्दी बताओ, बताइए। अगर 1 सेंटीमीटर 500 के बराबर है तो हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 500। तो हम कहेंगे डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर, ठीक है। ओके, चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन, मान लो मुझे स्केल का नहीं पता, मुझे ये स्केल का नहीं पता, है ना, स्केल की वैल्यू क्या है, स्केल की वैल्यू क्या है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, अब मैंने दूसरा एग्जांपल, मैंने देखा ये जो शिमला है, शिमला से चंडीगढ़ आना है मुझे, शिमला से चंडीगढ़ आना है, ठीक है, शिमला से चंडीगढ़। पहले कह रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मैप, अब दूसरे मैप में मैंने देखा, तो मैंने ये मापा, मैंने देखा,
मैंने देखा ये ना 2 सेंटीमीटर आ रहा था। तो आप बोलोगे सर पहले भी 2 सेंटीमीटर है, ये दूसरे मैप की बात कर रहा हूँ। मान लो 2 सेंटीमीटर आ रहा था उसमें, ठीक है, 2 सेंटीमीटर आ रहा था। और मैंने किसी दोस्त से पूछा या किसी चलते राहगीर से पूछा, यार बताना मुझे चंडीगढ़ से शिमला का डिस्टेंस कितना है, चंडीगढ़ से शिमला का डिस्टेंस कितना है। उसने कहा यही कोई 100 किलोमीटर के बराबर है, मान लो 100 किलोमीटर के बराबर है, ऐसे उससे ज़्यादा ही है बट मान लो 100 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो और फिर मैंने मैंने ना इस स्केल का यूज़ करके ये पता कर लिया, ये पता कर लिया कि गुजरात से लेके, है ना, गुजरात से लेके यहाँ कोई पॉइंट ले लो वेस्ट बंगाल, ना वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ जाना है। और मैंने देखा ये, ठीक है। तो अब यहाँ से आप मुझे ना डिस्टेंस निकाल के बताओ, ये डिस्टेंस निकाल के बताओ। अगर अगर मुझे पता चल जाए कि ये कम से कम 5, मान लो 5 सेंटीमीटर या 2 4 6, है ना, 6 से ज़्यादा ले लो, 8 या 10 ले लो, मान लो 10 सेंटीमीटर आगे, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मुझे ये पता चल गया ये 10 सेंटीमीटर है, मैंने माप लिया, ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं गुजरात से वेस्ट बंगाल का डिस्टेंस कितना होगा? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ मापा, मैंने देखा 2 सेंटीमीटर आ रहा है। किसी से पूछा भाई शिमला से चंडीगढ़ के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसने कहा 100 किलोमीटर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मैंने स्केल यूज किया है ये 2 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर होगा। मेरा जो 2 सेंटीमीटर है वो 100 किलोमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर होगा। तो मैंने देखा 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर होगा। तो तो मैं गुजरात और वेस्ट बंगाल का डिस्टेंस बता सकता हूँ। अब मुझे ना स्केल की वैल्यू मिल गई कि 1 सेंटीमीटर इसमें 50 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। सो गुजरात से वेस्ट बंगाल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 10 × 50, 500। अच्छा ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये हमारा एक एजम्पशन है, इतनी वैल्यू है, इतने किलोमीटर है, एक्चुअल में कुछ और हो सकती है वैल्यूज, ठीक है, डन। तो इस तरह से ट्रेवलर जो है अपना डिस्टेंस जो है मेजर करते थे, आइडिया लेते थे कि इतनी दूर होगा कोई भी प्लेस, ठीक है जी। तो क्या हमारा शॉर्टकट भी तो ऐसे ही तो है, हम भी सैंपल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ ही कंपेयर तो कर रहे हैं और 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपने, अब वो स्केल की वैल्यू निकाल रहे हैं। बताओ क्या ये बात क्लियर हुई? जो हमने अभी पहले क्वेश्चन किए उसमें भी हम यही तो कर रहे थे, सैंपल को कंपेयर कर रहे थे एक्चुअल वैल्यू के साथ। बताओ क्या आपने शॉर्टकट रिलेट किया, क्या आपने शॉर्टकट रिलेट किया, ठीक है। तो आगे से अब याद रखेंगे कि सैंपल वैल्यू को या रेशो की वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू के साथ सीधा कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। और अगर आपने एग्जांपल लेने हो तो रिसर्च में रेशो का यूज होता है, रिसर्च में रेशो का यूज होता है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इसमें सब में रेशो का यूज होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो कोई रिसर्च चल रही है ना, कोई रिसर्च चल रही है, या मान लो हमें यही पता करना है कि एक एरिया में किसकी सरकार आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, सारे एरिया में हर लोग से थोड़ी ना पूछेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे, बीच बीच में से, पूरे एरिया में बीच बीच से लोगों से सैंपल ले लेंगे और हम देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन मान लो 1 लाख है, 1 लाख में से आपने 100 बंदों का सैंपल लिया, मान लो 1000 बंदों का सैंपल लिया आपने, है ना, 1000 बंदों का सैंपल लिया और 1000 से मैंने पूछा भाई किसकी सरकार आने वाली है, मतलब किसको वोट दिया आपने, किसको वोट दिया, तो 1000 बंदे। और मैं पहले ही कह रहा हूँ एक पूरे एरिया में मैंने बीच बीच में से पूछा था लोगों से, और जो कि पूरी पॉपुलेशन 1 लाख है, पूरी पॉपुलेशन 1 लाख है। अब बट मैंने 1000 लोगों से ही पूछा बीच बीच में से, और 1000 लोगों ने बोला कि भाई हम तो ना हम तो ए पार्टी को वोट दे रहे हैं, मतलब 60% मान लो ए को ही वोट जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से किसकी सरकार बन रही है, ए की सरकार बन रही है। मैंने क्या कहा, 60%, इसमें से 60% वोट जो जा रहे थे, अगर सारे वैलिड वोट हैं तो सारे वैलिड वोट हैं, 1 लाख के 1 लाख बंदों ने वोट दिया मान लो, और 1000 से हमने पूछा है, तो उन्होंने कहा भाई 60% तो ए बंदों को दे रहे हैं और 40% बी पार्टी को दे रहे हैं वोट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 लाख में कितने वोट जा सकते हैं, ये कोई एक एस्टिमेट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो हम बताएंगे 1 लाख में से भी, है ना, 60% ए को पड़े होंगे, 1 लाख का 60% कितना होगा बताओ, 60,000। तो हम
ऐसे आइडिया लगा लेंगे कि 60,000 है, ए को पड़े होंगे और बी को 40,000। तो ये जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले हैं ये यही काम करते हैं, सैंपल पे ही काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, कई बार सही हो जाती है। अगर आप ध्यान से सैंपल साइज को कलेक्ट करें तो रिजल्ट हमेशा सही आता है। तो हम सैंपल साइज को सीधा सीधा ही अप्लाई करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने परसेंटेज ले लिया, रेशो क्यों नहीं किया? तो कोई बात नहीं, आप रेशो निकाल दो। यहाँ पे आप यहाँ पे रेशो निकाल देते 60% और 40% का, जो कि कितना आता 3:2। हम कह देते कि 3:2 में टोटल पॉपुलेशन, 3:2 में टोटल पॉपुलेशन का वोट बंट जाएगा। ठीक है, सो 5 = 1 लाख, 1 = जो भी वैल्यू आ गई, और उसको 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके यही वैल्यूज आएंगी, यही वैल्यूज आएंगी। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या ये बात क्लियर हुई? बताओ, रेशो का खेल समझ आया? ऐसे ही रियल लाइफ में हम रेशो का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब बताओ, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपना रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं रेशो का बताता हूँ, जो कि मैं हर क्लास में सबको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, चाय सबको बनानी आती है, सबको चाय बनानी आती है, बताओ सभी को चाय बनाने आती है। ठीक है, बट चाय उतनी आती बनाने की, 3 से 4 कप बना लिए, 4 से 5 कप बना लिए। क्या ये बात समझ आई? 4 से 5 कप बना सकते हैं, उतनी मतलब अच्छी चाय, इतना ही आता है। मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे ना 75 कप की चाय बनानी है, तो आप बोलेंगे यार अब मैं गारंटी नहीं लेता कि वैसी चाय बन पाएगी, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कितना पानी डलेगा, कितना दूध पड़ेगा, है ना, कितनी पत्ती, चाय पत्ती, कितना चीनी डलेगा, है ना, ये इस सब का आइडिया नहीं लगेगा। अब देखो, ये केस मेरे साथ हुआ। हमारे घर पे बहुत सारे लोग आए, है ना, कोई एक फंक्शन था तो उसमें बहुत सारे लोग आए और मुझे कहा चाय तुम बनाओगे। ठीक है, चाय तुम बनाओगे, मैंने कहा ठीक है। तो और चाय ऐसी होनी चाहिए, मेहमान जो है वो कुछ खास है, तो चाय ऐसी होनी चाहिए कि जैसे घर जैसी चाय, वो पतली चाय नहीं होनी चाहिए ना, स्वाद चाय होनी चाहिए गाढ़ी वाली। तो मैंने नेट पे सर्च किया सबसे पहले कि अच्छी चाय का रेशो क्या होता है, तो उस टाइम पे आया था 2:1, 2:1, है ना। नेट पे सर्च किया, उसने कहा कि अच्छी चाय बनाने के लिए आपको 2:1 रखना पड़ेगा, किसके बीच में? वाटर एंड मिल्क में, मतलब वाटर एंड मिल्क में। तो मैं समझ गया कि अगर मुझे 3 कप चाय बनानी होगी ना, 3 कप चाय बनानी हो, तो उसमें 2 कप मैं वाटर के डालूंगा और 1 कप मिल्क का डालूंगा। क्या बताओ, ये बात समझ आई आपको? क्या ये बात समझ आई? मुझे 3 कप का सैंपल मिल गया, मुझे 3 कप का सैंपल मिल गया। इसी को मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा 75 कप ही तो बनाने हैं, 75 कप बनाने हैं, तो कितना टाइम हो गया ये? 3 कप का कितना टाइम हो गया? 725। मतलब किया क्या मैंने, 3 को बराबर कर दिया 75 के, 1 की वैल्यू आ गई 25, मतलब इस रेशियो का मल्टीपल आ गया। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे पानी कितना चाहिए? मुझे पानी चाहिए 50 कप, और 25 कप चाहिए मुझे मिल्क के। ठीक है, 25 कप चाहिए मिल्क के, और मैंने इसी अंदाजे से चाय बनाई। हाँ, अब आप बोलेंगे सर इसमें वेपोरेशन भी तो होगी, तो मैंने भर भर के डाले थे, तो फिर वो थोड़े कम रह गए। ठीक है, जितनी चाय पीनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये मैंने ऐसे करके वाटर और इसमें मिल्क डाला। अब आप बोलेंगे सर और भी चीज़ें डलेंगी इसमें, और चीज़ें भी तो डलेंगी, जैसे चाय पत्ती डलेगी, शुगर डलेगी। तो मैंने क्या किया था, अपनी मम्मी से पूछा कि 3 कप बनाना हो चाय, तो आप मुझे बताइए इसमें शुगर कितना डालोगे, है ना। 3 कप का ही सैंपल ले लिया सारा मैंने, कि 3 कप में शुगर कितनी डालोगे, और इसमें टी लीव्स कितनी डालोगे, इसमें टी लीव्स कितनी डालोगे। तो उन्होंने कुछ एक आइडिया दिया था, मुझे याद नहीं है, शायद 1:1 ऐसा कुछ, नहीं ये कम, ये ज़्यादा डलता है, ये कम डलता है ना, 2:1 है कुछ बताया था मुझे उन्होंने। तो मैंने वही रेशो अप्लाई कर दी 75 कप पे, और एकदम शानदार चाय बनी। कलर भी अच्छा और टेस्ट भी अच्छा, और चीनी भी ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्ट वैसी जितनी चीनी चाहिए अच्छी चाय बनाने के लिए। तो बताओ, ऐसे हम रियल लाइफ में भी रेशो का यूज़ कर सकते हैं? बताइए। ठीक है, तो ऐसे रेशियो जो है रियल लाइफ में यूज की जाती है, बट हमें पता नहीं है। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आई गेस ऐसा कुछ नाम है, अलग से डिपार्टमेंट भी है जो सिर्फ रेशियो पे ही काम करता है, सैंपल पे ही काम करता है। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई ज़्यादा डिटेल में। और जब मैंने एमबीए करी थी, तो उसमें भी हमने रेशियो का यूज़ किया था, सैंपल साइज का यूज़ किया था, जो भी हम फाइंड करना चाह रहे थे उसमें। ठीक है, तो वहाँ भी रेशियो का यूज़ हुआ था। चलो,
तो रिसर्च में भी रेशियो का यूज होता है, ऑब्वियसली होता है। तो ये तो बात ही रेशियो की जानकारी। अब क्वेश्चन कैसे करें इसके बेसिस पे। सो क्वेश्चन देखो, अब जैसे क्वेश्चन लिया था मैंने स्टार्टिंग वाला कि 500 रुपीज डिवाइड कर लो, है ना, 500 रुपीज डिवाइड कर लो दो बंदों में 2:3 मान लो। तो ये क्वेश्चन तो आसान हो गया। 500, 5 इक्वल टू 500 है ना, 5 इक्वल टू 500 और 1 की वैल्यू कितनी होगी 100। सो फर्स्ट पर्सन को मिलेंगे 200 और बी को मिलेंगे 300। ठीक है, ओके। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, मैंने कहा ए के पास डबल पैसा है बी से, ए के पास डबल पैसा है बी से। तो क्या 2:1 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्या मैं 2:1 लिख सकता हूँ? ए के पास डबल पैसा है बी से, डन। और फिर आगे मैंने कहा बी के पास, बट बी के पास 3 टाइम पैसा है सी से, बी के पास 3 टाइम पैसा है सी से। तो क्या ये 3:1 हुआ? तो क्या ये 3:1 हुआ? बी के पास 3 टाइम पैसा है सी से। ये दोनों ही अलग अलग रेशियोज हैं। और मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने आपसे पूछा कि यार बताओ मुझे ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा। ए रेशो मतलब इनका सिंगल कंपैरिजन बता दो मुझे। यहाँ आपने ए और बी का कंपैरिजन बता दिया रुपीज में, और बी और सी का बता दिया। क्या आप तीनों का कंपैरिजन एक साथ मुझे बता सकते हो? फिर मैंने सोचा अच्छा, ए की वैल्यू डिपेंड कर रही है बी पे और बी की वैल्यू डिपेंड कर रही है सी पे। मतलब बी की वैल्यू सी का 3 टाइम है, बट ए की वैल्यू बी का 2 टाइम्स है। तो अगर मैं बी की वैल्यू सेम कर दूं, क्योंकि बी के पास तो सेम मनी होना चाहिए ना। अगर टोटल 4 था पहले, सो 1 में से 3 किसके पास है, मतलब अगर इसके पास 1 है तो इसके पास 3 है, 3 टाइम। तो इट मीन्स बी को अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं, है ना, बी को मैं अगर 3 रखूं, क्योंकि यहाँ 3 था, बी को अगर मैं 3 रखूं तो उसका डबल पैसा ए के पास होना चाहिए, ए के पास डबल पैसा होना चाहिए 6। अब मैं कह सकता हूं कि ए के पास अगर 6 है तो बी के पास 3 है और सी के पास 1। अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ये मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। अब देखो ये रेशो खराब नहीं हुई, बी रेशो सी कितना है 3:1, और ए रेशो बी कितना है 6:3। मतलब इसको कट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो 2:1 भी आ रहा है जो इनिशियली दिया था। तो अभी तीनों रेशो आपस में बन चुके हैं। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर एक पर्सन दो लोगों से कंपेयर हुआ, या एक वैल्यू, है ना, एक चीज दो चीजों से कंपेयर हुई, जैसे इस केस में हुआ था बी जो है ए से भी कंपेयर हुआ, बी सी से भी कंपेयर हुआ। तो आपको जस्ट एक चीज करनी है, बी दोनों केस में सेम होना चाहिए, बी दोनों केस में सेम होना चाहिए। बताओ क्या ये बात याद रखोगे? मैंने क्या कहा, अगर मान लो बी ए से भी कंपेयर हो रहा है, बी सी से भी कंपेयर हो रहा है, तो बी को दोनों रेशियो में सेम होना पड़ेगा, तभी ए बी और सी एक साथ कंपेयर हो पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? से यस और नो? बी को कॉमन होना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन कैसे करें? मेथड नंबर 1, इसको कॉमन कैसे करें? आप क्या करेंगे, है ना, एबीसी निकालने जा रहे हैं रेशो, ए रेशो बी लिखेंगे 2:1, ठीक है। और बी रेशो सी कितना है, बी के नीचे यहां लिख देंगे 3:1, ठीक है, समझ गए। ए रेशो बी लिखा मैंने 2:1 और बी रेशो सी कितना है 3:1 लिख दिया। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि आप तो सर कह रहे थे बी बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर है नहीं। बताओ बराबर कैसे कर सकते हैं? ऊपर वाली रेशो को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट बी सेम हो जाए? बताओ ऊपर वाली रेशो किससे मल्टीप्लाई करूं? बताओ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 इंटू टू ये सीधा नीचे आ जाएगा, नीचे और कोई रेशो है नहीं, 3 इंटू 2 सीधा 6 आ गया। और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। अब आप बोलेंगे सर 3 ये भी तो था, तो ये वाला 3 और ऊपर वाला 3 इंटू 1 3 दोनों सेम आ गए। या अगर एक स्टेप और लिखना चाहूं तो ये ऐसा हुआ होगा 6:3 और 3:1। अब दोनों केस में बी सेम आ गया, दोनों केस में बी सेम आ गया, तो इसको कंबाइन करके आप एक लिख सकते हो कि 6:3 एंड 3:1।
6:3, 3:1। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? तो एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, तो हमने किया क्या इसमें, 2:1, 3:1। बी को सेम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली रेशियो को मल्टीप्लाई किया 3 से। सो 3 × 2, सीधा यहाँ लिख देंगे 6। 3 × 1, 3 × 1 3, और यहाँ भी 3 है, कनेक्ट होके एक सिंगल आएगा, और यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, 3:1। ठीक है, ये 3:1 एग्जैक्ट एज इट इज आ जाएगा नीचे, 3 ये आ गया और 1 ये आ गया, 6:3:1, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और। A/B is given 2:5 and B/C is given let's say 3:4। ठीक है, और फाइंड करना है A/B/C। ओके, अब देखो मुझे बताओ A/B कितना है, तो 2:5 है, यहाँ लिख दिया, और B/C कितना है, 3:4, यहाँ लिख दिया 3। और मैंने आपको मेथड नंबर 1 क्या बताया कि ये बी दोनों केस में सेम होना चाहिए, बी दोनों केस में सेम होना चाहिए। बताओ 5 और 3 कहाँ पे सेम हो पाएंगे, 5 और 3 कहाँ पे सेम हो पाएंगे? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों को, 5 और 3 दोनों को, है ना, एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पे जाके सेम हो जाएंगे, मतलब उन दोनों का एलसीएम है वो, इन दोनों का एलसीएम सेम हो पाएंगे ना। सेम कहाँ पे हो पाएंगे, 15 पे हो पाएंगे, 15 पे सेम, मतलब 5 और 3 का एलसीएम ले लो 15। तो 15, या आप सीधा सा सिंपल सिंपल इस थ्री को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एंड इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, है ना। इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 3 × 5 15, 3 × 5 15, 5 × 3 15 सेम हो गया, एंड 5 × 4 20। ये आंसर आ गया 6 15 20, 6 15 20। तो ये हुआ मेथड नंबर 1 जिसमें आप बी को सेम कर रहे हैं। बताओ क्या आपको मेथड नंबर 1 क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे, क्या मेथड नंबर सबको 1 क्लियर हुआ? नाउ मेथड नंबर 2 जो कि आपको बड़ा आसान लगेगा, मेथड नंबर 2 जो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। देखो क्या है मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 1 में हमने देखा जो वैल्यू, है ना, जो वैल्यू 2 टाइम्स है, डिफरेंट डिफरेंट है, उसको सेम करेंगे। तो मेथड नंबर 2 देखो क्या था, A/B कितना है, 2:5, 2:5, B/C कितना है, 3:4। चलो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मुझे बताओ ये पहली रेशियो चल रही है ऊपर, 2:5, 2:5, ये आगे खाली पड़ा है, ये अब आगे खाली पड़ा है ना, तो 2:5 पहली लाइन में, पहली रो में 2:5। सो नेक्स्ट आपने, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा वही नंबर आएगा जो पिछला लिखा था, ये वाला नंबर सेम आ जाएगा आगे, ये वाला नंबर सेम यहाँ पे आपने आगे लिख देना 5, सेम नंबर आपने आगे 5 लिख देना। अब मैंने सेकंड वाली रो देखी, 4 3, ये खाली है, ए खाली है, तो इसमें भी आपने पास वाला नंबर सेम लिख देना, कॉलम में नहीं देखना, अपने रो में देखना। तो मैंने देखा पास वाला नंबर कौन सा है, 3, तो 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दोनों रो कंप्लीट होगी, 2 5 5 3 3 4। अब करना कुछ नहीं है आपको, करना कुछ नहीं है। अब ए की 2 वैल्यूज आ गई, 2 और 3, ए की 2 वैल्यूज आ गई 2 और 3, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3, 2 × 3 6, 5 × 3, 5 × 3 50, 5 × 4, 5 × 4 20, ये आपका आंसर। और अगर आप चेक करें तो यही आंसर आया था पहले भी, यही सेम आंसर आया था, 6 15 20, 6 15 20। बताओ क्या ये क्लियर हुआ आपको, क्या ये मेथड क्लियर? ठीक है, दोनों मेथड्स अगर आपको क्लियर है तो हम इनको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, A/B, B/C इज गिवन, फाइंड A/C।
ऑप्शन ए। ओके, सो ए रेशो बी। अच्छा, किसी ने ये गलती नहीं करनी है कि हमसे तो पूछा है ए रेशो सी, ऐसा करते हैं ए की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू भी 7 है, 7:7, मतलब ये कट होके 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, रेशो को ना एक और चीज आपको बता देता हूँ, रेशो को हम ऐसे लिखते हैं या फिर ए अपॉन बी। रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है, ए अपॉन बी। क्या ये बात क्लियर हुई? तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 6:4 लिखूं तो इसका मतलब होता है 6/4, तो ये कट सकते हैं, ये कट सकते हैं, इनको हम काट सकते हैं, ऐसे करके आमने सामने कट कर सकते हैं कॉमन मल्टीपल से। ठीक है, रेशो मतलब डिवीजन भी होता है। चल, तो ए रेशो बी दिया मीन्स ए और बी का कंपैरिजन दिया है, यहाँ बी और सी का कंपैरिजन दिया। हमने देखा बी ना दो लोगों से कंपेयर हो रहा है, ए से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है। तो बी को पहले सेम होना पड़ेगा, है ना, बी को सेम होना पड़ेगा। ए और सी को कोई कनेक्ट करेगा, ए और सी को कोई कनेक्ट करेगा तो बी कर पाएगा, बी ही कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ए रेशो बी कितना है, 7:9, एंड बी रेशो सी कितना है, 5:7। ठीक है, चलिए, मैंने कहा सेकंड मेथड ज्यादा आसान है, सेकंड मेथड ज्यादा आसान है, वही लगा देते हैं। बताओ यहाँ कितना लिखेंगे, जल्दी बताएंगे। इस जगह पे कितना लिखेंगे, 9। इस जगह पे कितना लिखेंगे, 5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 मल्टीप्लाई कर देंगे 45 मल्टीप्लाई कर देंगे 63। ठीक है, अब ये तीनों का रेशो आ गया, तीनों का रेशो आ गया। बट मुझे चाहिए किसका रेशो, सिर्फ ए और सी का। तो आप साइड में लिखेंगे ए रेशो सी। सो ए की वैल्यू कितनी है, 35, सी की वैल्यू कितनी है, 63। बेसिकली ए रेशो बी रेशो सी आया था। ठीक है, सो सी की वैल्यू कितनी है, 63। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बताओ ये कौन से नंबर से कटेंगे दोनों, 35 7 से कटेंगे, 7 × 5 7 × 9, 7 × 5 7 × 9, 5:9, फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ? ठीक है, बताइए, रिपीट तो नहीं करना है, रिपीट तो नहीं करना है? नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश। ओके, सी ऑप्शन। देखो, ए रेशो बी रेशो सी, है ना, तो ऐसा करते हैं, पहले ए रेशो बी रेशो सी। वैसे डी तक जाने की नीड नहीं है, क्योंकि ए रेशो सी पूछा है, तो अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी भी निकाल लूँ ना तो वहां से भी ए रेशो सी निकल आएगा, है ना। पर कोई बात नहीं, हम अभी सीख रहे हैं, तो पहले ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूरा ही निकाल लेते हैं, पूरा ही निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ए रेशो बी, मैंने देखा ये तो 4:5 है, 4:5 है। अब मुझे एक चीज बताओ, बी रेशो सी कितना है, 5:5। तो यहां लिखने की बजाय, यहां लिखने की बजाय मेरा एम क्या था, बी को सेम करना, ये तो पहले ही सेम है, बी को सेम करना मेरा एम था, बी तो पहले ही सेम है। तो क्या मैं डायरेक्ट ऊपर ही लिख सकता हूँ सीधा, 5:6, बी रेशो सी सीधा ही कनेक्ट हो चुका है। सो क्या सीधा 5:6 लिख सकता हूँ, बताओ सही आंसर दो। ए रेशो बी था 4:5, बी रेशो था, बी रेशो सी था 5:6, मतलब बी तो 5 ही है पहले से ही, बी तो 5 ही है दोनों में, तो सीधा कनेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, सी रेशो डी कितना है, सी रेशो डी है 6:7। तो मैंने देखा सी तो यहाँ भी 6 है, सी तो यहाँ भी 6 है, तो सीधा कनेक्ट कर दो 6:7। एक बार फिर से देखो मैंने क्या कहा, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए रेशो बी कितना था, 4:5,
B/C कितना था, 5/6, 5/6, तो 5/6 सीधा यहाँ कनेक्ट हो जाता। C/D है 6/7, 6/7, ठीक है, सीधा कनेक्ट हो गया। अब आपसे पूछा है A/C, A/C, सो A/C मीन्स 4/6। अगेन ये सिंप्लीफाई होता, कट होता, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, आंसर इज 2/3, सी ऑप्शन। सबको क्लियर? जल्दी बताएंगे क्वेश्चन क्या ये क्लियर हुआ आपको, सबको क्लियर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, C/D भी है, C/D भी है। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में A/C पूछा था, तो C/D अगर ना भी निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो उस क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन, ये रहा, सीधा P/Q फॉर्म में डिवाइड कर दिया था, सीधा P/Q। अच्छा एक मिनट देखते हैं, आपने क्या किया, सीधा A/C निकाल दिया, मीन्स A आपने 4 उठाया और C आपने 6 उठाया। अच्छा ऐसे किया आपने, जल्दी बताओ क्या आपने ऐसे किया? नहीं नवीन ने, शायद नवीन कह रहे हैं, नवीन क्या आपने ऐसे किया कि A की वैल्यू 4 पुट करी और C की वैल्यू 6 पुट करी? P/Q फॉर्म यही कहना चाह रहे हैं? 4/5 इंटू 5/6। अच्छा अच्छा, आपने ये किया कि सर A/B इंटू B/C कर देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इस क्वेश्चन के लिए आसान हो गया है ना, इस क्वेश्चन के लिए सही है ये, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इस दोनों को कट कर दिया और A/B था कितना, 4/5 था, इंटू, है ना, 5/6। तो ये सही चीज़ है, ये भी कोई गलत नहीं है, सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़े एडवांस होते जाएंगे, ये वाली टेक्निक हो सकता है थोड़ी लेंदी हो जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? यस, ओके। चलो तो जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही फास्ट रही। ये आपने जो किया ये बुक्स में दिया होगा, आपको बुक्स में ऐसा किया होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ, A/B इंटू, है ना, B/C, क्योंकि हमसे रेशियो पूछा, अब A/B/C/D ये पूछा हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ओके चेक करते हैं। ठीक है, A/B/C/D/E। A/B कितना है, 1/2, ठीक है जी। और B/C कितना है, B/C कितना है, 3/4, 3/4, ओके। C/D मैंने देखा 6/9 है, कितना है, 6/9। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, पहले बताओ, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ओके। अब मेरे दिमाग में पता क्या आया, मेरे दिमाग में आया ये C/D है, ये C/D है, ठीक है। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने कहा अगर मैं 2 को 4 बना सकता हूँ तो यही बना देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, मैंने देखा C हमारे पास यहाँ 4 है और इस केस में C2 है, क्यों ना मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ, C/D मेरे को 4/6 मिलेगा, जो कि यहाँ सीधा कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ सीधा कनेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा इससे। बाकी अगर आप 2/3 लिखते फिर अगली रेशियो लिखते उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा लेंदी हो जाता, इससे थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। आगे
फिर मैंने देखा डी रेशो ई कितना है, 12:16, 12:16, डी कितना है 12। मैंने देखा डी यहाँ पे 6 है, क्यों ना इस रेशियो को मैं हाफ कर दूं, अगर हाफ हो रहा है तो, हाफ हो रहा है तो मैंने 2 से कट किया, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 6, 2 × 8, सीधा ही 6:8 आ गया, सीधा ही 6:8 आया। अब इसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया था, इसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया, आप सेकंड ट्रिक लगा सकते थे, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, सो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और इस तरफ 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 6, 8, 12, 16, सो 3, 6, 8, 12, 16 आपका डी ऑप्शन होता। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से मैंने क्या किया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, ये निकाल दो। ए रेशियो बी कितना आएगा 1 रेशियो डी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है 3 रेशियो सी रेशियो डी गिवन है 6:9। मैंने कहा 6:9 से ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको सॉल्व जब करने जाओगे बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 2, 3 × 3 9। अब मैंने देखा ये सी रेशियो डी था, C2 है, यहाँ पे C4 है, क्यों ना इनको बराबर कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 × 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सो 6 C रेशियो D बनेगा 4:6, सीधा कनेक्ट हो गया 4:6। आगे मैंने D रेशियो E देखा, D रेशियो E देखा 12:16, मैंने कहा D यहाँ पे 6 है, क्यों ना इसको हाफ कर दूँ, हाफ करूंगा तो 6:8 हो जाएगा, 6:8, इससे आसान हुआ। अब या तो आप ऊपर वाली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली रेशियो को 2 से, उससे भी हो जाएगा, या फिर मैंने कहा ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि ये खाली थे, ये भी खाली है, यहाँ पे आएगा ये वाला नंबर 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आएगा, 2 × 3 आएगा 6, 2 × 4 आएगा 8, 2 × 6 आएगा 12, 8 × 2 16। अब अगर ये कट रहे हैं किसी कॉमन मल्टीपल से, लास्ट में भी अगर कॉमन मल्टीपल से कट रहे हैं तो काट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो यही आंसर है। मैंने देखा 3, 6, 3 और 3 से 3 और 6 तो कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा आगे, 2 से बाकी नंबर कट जाएंगे, 3 नहीं कटेगा, तो यही आंसर आएगा आपका 3, 6, 8, 12, 16, डी ऑप्शन। बताओ क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4। डी ऑप्शन। देखो, अब मैंने एक चीज क्या कही थी, डिवाइड का मतलब रेशियो ही है, x = 1/3y, और हमें फाइंड क्या करना है, x रेशियो y रेशियो z। मैंने यहाँ लिखा हमें फाइंड करना है x रेशियो y रेशियो z, और देखा x = 1/3y दिया है, x = 1/3y गिवन। मुझे बताओ क्या मैं यहाँ से x/y निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, x/y कितना आएगा, x/y आएगा 1/3, और मैंने कहा था इसका मतलब 1:3, x रेशियो y कितना आ गया 1:3 आ चुका है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, y = 1/2z, क्रॉस मल्टीप्लाई, y/z कितना मिलेगा 1/2, 1/2, सो y रेशियो z कितना आ गया, y रेशियो z कितना आ गया, y रेशियो z कितना आ गया 1:2। तो इसका मतलब z जो है ना y का डबल है, z जो है y का डबल है, तो सीधा आंसर आ गया था 136। क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा, z जो था y का डबल था,
y अगर 3 है तो 3 का डबल करके 6 सीधा ही आ रहा है, ऐसे भी कर सकते थे। बाकी नहीं तो तरीके तो मैंने आपको बताए ही हैं। यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, तो 1:3:6 आंसर मिला मुझे सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर हुई? x इक्वल टू 1/3 y था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3, है ना, ये z नीचे आया, y अपॉन जेड 1/2, ये 1:3 था, x रेशियो y 1:3, y रेशियो z था 1:3, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई 1 से खत्म, 136, मतलब यहाँ 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं कहूँगा, 3 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, तो ये खत्म। डन है, चले आगे। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो, A:B:C है 2:3:4, आपको फाइंड करना है A/B, B/C, C/B। A/B कितना था बताओ, A:B कितना था, 2:3, 2:3 मीन्स 2/3, ठीक है। और B:C कितना था, 3:4, मतलब 3/4। C:A, कौन बताएगा मुझे C:A कितना आएगा, C:A कितना आएगा, आंसर आ गया आपका C, कोई बात नहीं। C/A कितना आएगा, C आएगा 4, ठीक है, ये A:B:C है, सॉरी कैपिटल है, A:B:C, सो C/A आएगा 4/2, 4/2, ठीक है। अब मैंने कहा इसके बाद तो मेरा आंसर ही नहीं है, मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है ना, आंसर तो है ही नहीं इसके बाद। आंसर कैसे आएगा, हमें डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने पड़ेंगे, ये 3 4 2 एलिमिनेट करने पड़ेंगे, 3 4 एंड 2। तो हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट, अच्छा अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना तीनों रेशो को, ताकि वो कट जाए, ठीक है। जैसे मान लो 2:3 लिखा है, इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता है इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रेशो पे, ये कट ही जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है, किसी रेशो को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशो के नंबर्स को, तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना सो दैट इम्पैक्ट ना आए रेशो पे। तो मैं क्या कह रहा था, मुझे सेम नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी,
ताकि रेशो में इम्पैक्ट ना आए। उससे होगा ये, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उस नंबर को 3 भी कट कर पाए, 3 भी कट कर पाए, 4 भी कट कर पाए और 2 भी कट कर पाए। सोचिए वो नंबर कौन सा होगा, कौन सा वो नंबर है जिसको 3 भी कट कर पाए, 4 भी कट कर पाए एंड 2 भी कट कर पाए। तो आपने सही बताया सर, वो 12 है। और 12 अगर देखा जाए तो एलसीएम है और कुछ नहीं। तो इट मीन्स हमें तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। अगर एलसीएम ना आए ना, अगर एलसीएम ना आए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, 3, 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। 3 × 4 12 × 2 24 से भी कर दोगे तब भी हो जाएगा आंसर। मैंने क्या कहा, जो भी डिनोमिनेटर है इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, मल्टीप्लाई करके 3 × 4 × 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर सभी से, तब भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर एलसीएम निकाल सकते हैं तो निकाल लो, 12 आ रहा है एलसीएम। सो 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया और मुझे आंसर मिला 8, 9, 24। बताइए क्या ये आपको क्लियर हुआ, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है जी। इसका एक शॉर्टकट भी है बट मुझे वो ज़्यादा फायदेमंद लगता नहीं है। इसका एक शॉर्टकट भी है बट ज़्यादा फायदेमंद मुझे लगता नहीं है वो। एलसीएम ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 4 रेशो भी आ जाएंगी। अगर मैं आपको बता दूं तो वो जो शॉर्टकट है ना वो एलसीएम से ही निकला है। थोड़ा सा साइड में लिख के बता देता हूँ शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट जो है वो एलसीएम से ही निकला है। या जो मैं कह रहा था, तीनों नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तीनों नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास नंबर थे 2/3, 3/4। शॉर्टकट देख लो एक बार, 4/2। शॉर्टकट ये कहता है कि आप इस 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 × 2। ठीक है, तो है ना। और इस वाले नंबर को जैसे जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया था तो अपना जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के, अपना डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। और जब 3 की बारी आएगी तो अपना डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बारी इसकी है तो ये भी अपना डिनोमिनेटर छोड़ के बाकियों से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 × 4। ठीक है, 3 × 4। अच्छा, ये कहना पता क्या चाह रहा है, कहना ये सिर्फ इतना चाह रहा है, 3 पता क्यों नहीं लिखा है इसने, 3 पता क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली 2 को हम इन तीनों नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट नीचे 3 था, उस 3 से 3 कट गया, इसलिए 2 4 2 बचा, इसलिए 2 4 2 बचा। अब इस केस में भी हम 3/4 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 एंड 2 से, जो मैंने पहले ही कह दिया था कि इन तीनों के मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 से 4 कट जाएगा, तभी ये 3 3 2 बचा, 3 3 2 बचा, है ना। ऐसे ही ये भी बचा होगा 4 3 4। तो ये शॉर्टकट है और इसके बाद कुछ नहीं करना फिर आपने। शॉर्टकट कहता है कि ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब आमने सामने कोई नंबर कट रहा है तो काट दो, कॉमन मल्टीपल। 2 यहाँ कट रहा था, 2 कट रहा था, 2 और कट रहा था। इसके अलावा और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 एंड 24। तो एक बार फिर से सुनेंगे। शॉर्टकट वैसे कुछ ज़्यादा दम है नहीं इसमें शॉर्टकट में, क्योंकि है कुछ नहीं, वो एलसीएम ही है। एलसीएम या फिर तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रेशो को। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ क्या किया। 2/3 था, 3/4 था, 4/2 था। 4/2 को आप 2 भी लिख सकते थे सिंप्लीफाई करके, 4/2 को 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो कह रहा है इस 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को छोड़ के बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2। अब इसकी बारी है, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकियों से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2। और लास्ट वाले में अपने डिनोमिनेटर को छोड़ के, है ना, 4 को अपने डिनोमिनेटर से छोड़ के बाकी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सिंप्लीफाई कर दो, 2 × 2, 2 ये कट कर 2 ये। आंसर आ गया 8:9:24। मर्जी आपकी है, किसी से भी कर लो, आंसर सेम आएगा और सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है। बताओ क्या आपको ये शॉर्टकट भी समझ आया?
तो बिना शॉर्टकट के भी हो जाएगा, ये चीज़ सेम ही है। तो आप मेरे ख्याल से एलसीएम लेना ही ज़्यादा बेटर है, क्लैरिटी भी रहेगी उसमें। पता नहीं आप गलत फलत ना मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट में, सेकंड में 4 से भी कर दो गलती से। तो मेरे ख्याल से तो बचो इसको, इसी से कर लो आप, ये ज़्यादा सही है और क्लैरिटी भी आ रही है। एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है जी। ओके, डन। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ, 2 क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन करने से पहले, 6th क्वेश्चन करने से पहले एक मेरा अपना क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू, ठीक है, 5b, ठीक है। अच्छा ये नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, गलत लिख दिया मैंने। a/2, b/3, c/5। इस केस में क्या आप मुझे बता पाएंगे a/b/c कितना है? शाबाश। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इसका आंसर सामने दिख रहा है मुझे, 235 है। इसका आंसर 235 है। जब भी, है ना, जब भी ये वेरिएबल अपॉन नंबर इक्वल टू नेक्स्ट वेरिएबल अपॉन नंबर, थर्ड वेरिएबल अपॉन नंबर, और इन्हीं वेरिएबल का आपसे रेशियो पूछ लिया जाए, इन्हीं वेरिएबल्स का आपसे रेशियो पूछा जाए, तो आंसर वही होगा जो डिनोमिनेटर में नंबर थे। आंसर वही होगा जो डिनोमिनेटर में नंबर हैं, 2:3:5। अब आपके दिमाग में आ रहा सर आया कैसे, आया कैसे? पहले मुझे बताओ आंसर, याद कर लिया आपने कैसे, मतलब आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का 235 क्यों होता बताता हूँ आपको। चलो पहले आप एप्लीकेशन सीख लो, डायरेक्ट मुझे एप्लीकेशन लगा के बताओ। a/4 इक्वल टू b/5, c/7। तो इसमें इक्वल टू है, सॉरी बीच में, a/b/c कितना होगा जल्दी बताओ, अप्लाई करो मेथड, सीधा शॉर्टकट लगाओ, a/b/c कितना है? 457, वही नंबर आएगा जो यहाँ लिखा है, सीधा। अब इसका रीजन देखो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको क्यों पता नहीं होगा शॉर्टकट याद नहीं रहेगा, और अगर भूल भी जाए शॉर्टकट तो बेसिक तो आना ही चाहिए। शॉर्टकट भूल जाए तो बेसिक आना ही चाहिए। तो देखो बेसिक क्या था, इस क्वेश्चन का बेसिक क्या था? बेसिक ये था, जब 3 इक्वेशन इक्वल होती थी, बचपन में पढ़ा होगा, जब 3 एक्सप्रेशन इक्वल होते थे, है ना, दो इक्वलिटी आ जाए, तो पहले हम फर्स्ट टू को इक्वल करते थे, और फिर बाद में लास्ट टू को कर लो, या पहले और तीसरे को इक्वल कर लो। तो मैंने फर्स्ट टू को इक्वेट किया, बताओ मुझे यहाँ से कितना मिला, क्या मुझे यहाँ से a/b मिला? बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a/b कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट टू को इक्वेट करके a/b कितना मिलेगा, कौन बताएगा? a/b कितना मिलेगा? 2/3 मीन्स 2:3, 2:3, नाइस। तो और हमसे पूछा है, और मैंने आपसे पूछा था मुझे बताइए a/b/c कितना है। तो क्यों ना मैं a/b लिख दूं यहाँ पे, a/b मुझे मिला 2:3, 2:3। बड़ी अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं।
अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बी रेशो सी इक्वेट कर देते हैं। सो बी बाय सी कितना होगा, बी बाय सी कितना होगा 3/5, है ना, बी बाय सी नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3/5। सो बी अगर 3 है तो 5 कितना है, सी कितना 5। मैंने कहा बी 3 है और सी 5 है, 3/5, तो 3/5 तो सीधा यही कनेक्ट हो गया, 3/5 डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हुआ। क्या ये बात क्लियर हुई, बी/सी डायरेक्टली कनेक्ट हुआ 3/5। तो क्या वही आंसर आया हमारा, क्या डायरेक्टली वही आंसर आया जो डिनोमिनेटर में नंबर थे, क्या ये बात क्लियर हुई, क्या वही नंबर आए जो डिनोमिनेटर में थे, 2, 3, 5। ये इसका लॉजिक था, ठीक है, शॉर्टकट का ये लॉजिक था कि जब भी हम इक्वेट करेंगे तो वही नंबर आ जाएंगे जो डिनोमिनेटर में 2, 3, 5। ठीक है, डन, शॉर्टकट क्लियर। शॉर्टकट भूल जाए तो इस टेक्निक से हम इसको कर लें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको दूं इफ ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी। अब ध्यान देंगे, शॉर्टकट इसमें भी दूंगा, बट पहले मुझे बताओ करेंगे कैसे इसको। बेसिक तरीके से करेंगे, वही फर्स्ट टू को इक्वेट करेंगे, ए इक्वल टू बी, सॉरी ए अपॉन बी निकालेंगे, बी अपॉन सी निकालेंगे, और फिर A/B/C निकाल देंगे यहाँ से। कोशिश करिए, फिर शॉर्टकट भी बनाएंगे यहाँ से, शॉर्टकट भी बनाएंगे, जल्दी करिए। सबसे पहले बताओ A/B कितना आएगा, यस A/B 5/2, वेरी नाइस। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हो क्या रहा है, 2A इक्वल टू 5B हो रहा है, और A अपॉन बी 5/2 हो रहा है, 5/2। A 5 है, B 2 है, A 5 है तो B 2 है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 5B इक्वल टू 7C, 5B इक्वल टू 7C। सो बी अपॉन सी कितना होगा, बी अपॉन सी कितना होगा 7/5, बी अपॉन सी कितना होगा 7/5। ठीक है, बताइए क्या इसके बाद आपको सॉल्व करने नहीं आता, जल्दी बताओ, क्या इसके बाद आपको सॉल्व करने नहीं आता, सेल सॉल्व आता है ना। A/B मिला हो, B/C आपके पास हो, तो आप डायरेक्ट A/B/C निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बेसिक टेक्निक से बता रहा हूँ, ये बेसिक तरीका है आपका, शॉर्टकट बना के दूंगा आपको। जल्दी बताओ, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 7, 35, 14, 10। क्या आंसर मिला मुझे, इसके बाद कट नहीं रहा, कॉमन मल्टीपल से नहीं कट रहा, तो 35, 14 एंड 10 होता, 35, 14 एंड 10। बताइए क्या आपको ये बेसिक टेक्निक क्लियर हुई इस क्वेश्चन के लिए, जब भी इक्वल दिया हो। चले शॉर्टकट देखें, अब इसका शॉर्टकट देखो, बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट है, शॉर्टकट बड़ा प्यारा है। देखो शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन को मैं ए बाय नंबर इक्वल टू बी बाय सेकेंड नंबर और सी अपॉन थर्ड नंबर ले आऊं, तो इसमें हमारा A/B/C कितना आता, जो ये नंबर होते हैं। क्या यही सीखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, क्या हमने यही सीखा था सेल्स और नो। इस केस में A/B/C क्या आता है, यही आता है जो नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्म में लेके आते हैं, और वो कैसे आएगा, नीचे 1 है, नीचे 1 है, नीचे 1 है, मतलब आंसर मेरा 1/1/1 होता, अगर अगर ये 2, 5, 7 ना होता। फिर से ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा मेरा आंसर 1/1/1 होता A/B/C,
बट मैंने टाइप क्या बताई थी आपको, ए के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी। पर इसमें तो 2 और 5 और 7 हमें तंग कर रहे हैं, 2, 5 और 7 तंग कर रहे हैं, तो बताओ क्या किया जाए, क्या किया जाए। क्या मैं इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके या इन तीनों का एलसीएम लेके नीचे डिवाइड कर दूं क्या? यस, एलसीएम लेके, क्या मैं इन तीनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट ही ऊपर से चले जाए? जल्दी से बताएंगे। तो तीनों का जो एलसीएम है मेरे ख्याल से 70 है, क्योंकि तीनों को प्राइम ही है। सो क्या 70 एलसीएम आ रहा है तीनों का? अगर एलसीएम नहीं करने आ रहा तो तीनों से ही मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 × 5 × 7, तीनों से ही मल्टीप्लाई कर दो नीचे, 2, 5, 7 तीनों से ही कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 5 × 7, 5 से 5 कैंसिल, 2 × 5 × 7, 7 से 7 कैंसिल। बताओ नीचे कितना आया, 7, 35। बी अपॉन कितना आया, 14। सी अपॉन कितना आया, 10। तो बताइए इस केस में क्या ए रेशो बी रेशो सी यही आ जाएगा डायरेक्ट? यही तो शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, 35/14/10। बताओ क्या अब जल्दी होगा क्वेश्चन, क्या ये वाला क्वेश्चन अब जल्दी होगा? आंसर हमारा यहीं पे आ गया था, यहीं आ गया था आंसर। ये तो मैंने, ठीक है, समझाने के लिए अलग से लिख दिया, आंसर वहीं आ गया था डिवाइड करने के बाद ही। तो एलसीएम लेके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आप करेंगे सेम ऐसा ही, 3 टाइम्स ऑफ A = 6 टाइम्स ऑफ B = ठीक है, एंड 10, 10 टाइम्स ऑफ C। अब बताएंगे A रेशो B रेशो C कितना है, A रेशो B रेशो C कितना? 10/5 जो भी आंसर है आपका, 10/5/3, 10/5/3। देखो मैंने शॉर्टकट क्या बताया, डिनोमिनेटर में नंबर चाहिए, ठीक है, और 3, 6, 10 नहीं चाहिए ऊपर। तो बताएंगे आप किस नंबर से डिवाइड करूं, जल्दी बताओ किस नंबर से डिवाइड करूं? या 3, 6, 10 से ही कर दो, या 3, 6, 10 से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। पर मैंने कहा 30 आ जाएगा इसमें, है ना, 30 एलसीएम, 30, 30 एंड 30। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एलसीएम कैसे फास्ट निकालें, एलसीएम निकालने बताता हूँ जल्दी, एलसीएम जल्दी निकालने बताता हूँ। 3, 6 और 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3, 6 और 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। अब इसका मल्टीपल जो होगा ना वही एलसीएम होगा। बट ध्यान रहे जो भी मल्टीपल आप लोगे वो 6 के टेबल में भी आना चाहिए, और जो अदर नंबर है 3 के टेबल में भी आना चाहिए। तो मैंने 10 का टेबल पढ़ना शुरू किया, 10 × 1 10। 10 क्या 6 के टेबल में आता है, से यस और नो? 10 × 1 10, 10 क्या 6 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में? नहीं, दोनों के टेबल में आना चाहिए। 20, 10 × 2 20, क्या 20 आता है दोनों के टेबल में? नहीं। 10 × 3 30, क्या 30 अदर 2 के टेबल में आता है? 30 10 के में तो आता ही है 30। जल्दी बताओ 36 के टेबल में आता है? 30 क्या 3 के टेबल में आता है? आता है। तो ये पहला नंबर था, एलसीएम यही तो होता है, पहला पहला मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 30 पहला नंबर था जो तीनों के टेबल में था, इसलिए एलसीएम 30 है, तो 30 से डिवाइड कर दिया, 30 से डिवाइड। सो 3 × 10, 6 × 5, 10 × 3, आंसर 10/5। इतना सा करना था। बताइए क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर है, इम्प्लीमेंट कर दो इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर दो।
ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस पे आप काम करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी ट्राई करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करेंगे। नाइन भी कोशिश करके आना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 10 भी कोशिश करना, फोटो खींच के रख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही। 10th हो गया, 11th भी देख लो, ये तो हो जाना चाहिए, 11th। 12th ये भी होना चाहिए। 13। 14। ठीक है, बस इसके बाद फिर फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करने हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे इसमें, उसके अलावा भी क्वेश्चन लूंगा, 40 के अलावा भी और क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल के। बताओ, जितना आज हमने किया बिल्कुल बेसिक बेसिक किया आज, क्या आपको क्लियर हुआ? जितना आज हमने पढ़ा क्या आपको क्लियर हुआ? बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी अब हम कल करेंगे, ठीक है, बाकी आगे का कारवां हम कल करेंगे। तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा धीरे धीरे स्लो स्लो चलेंगे, क्योंकि क्वांट हमने अभी शुरू किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब मैथ से काफ़ी टाइम से वास्ता नहीं है ना, तो बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं। तो धीरे 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 पेस बनाऊंगा, जैसे मुझे लगेगा कि अब थोड़ा बेसिक से आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर धीरे धीरे हम स्पीड बनाते जाएंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलें फिर, करें क्लास ओवर, ठीक है। चलिए क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।